नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद बिन स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम को 6 बजे मेरी साइंस की क्लासेस होती है जिसमें मैं साइंस के पीवाईक्यूज कराता हूं और इन पीवाईक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ, उनका एनालाइजेशन कराता हूँ जिससे आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। और ये जो पेपर हुआ था वो आपका शिफ्ट वाइज हुआ था, हर डेट पर 3 शिफ्ट होती थी। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, आज जो हम शिफ्ट करने वाले हैं वो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। हम 5 सितंबर 2022 की शिफ्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 सितंबर 2022 की शिफ्ट की थी, इसके बाद 5 सितंबर 2022 को एग्जाम हुआ था। और आज जो शिफ्ट रहेगी वो फर्स्ट रहेगी, इसके बाद जो हम करेंगे वो शिफ्ट सेकंड होगी और उसके बाद में शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हम रोजाना यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो स्टूडियो है इसको हमने दोबारा से शिफ्ट किया है, जिसके बाद में ये क्लासेस फिर से कंटिन्यू की जा रही हैं। तो जब बच्चों की शिकायतें थी वो शिकायतें आज से रिजॉल्व कर दी गई हैं, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि हम साइंस में आज क्या पढ़ने वाले हैं। 5 सितंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट फर्स्ट को, और बाकी का मैं बता दूं कि मेरे द्वारा साइंस स्पेशल बैच भी लेके आया गया है। अगर आपको साइंस पढ़ना है और आपको अच्छे से बेस्ट कंटेंट के साथ में पढ़ना है तो आप मेरे साथ में साइंस स्पेशल बैच में आ सकते हैं। और ये बैच आपको कहाँ मिलने वाला है? ये भाई आपको मिलने वाला है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वो कहाँ से करनी पड़ेगी? वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो इसको क्या करेंगे, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक हमारा बैच मिल जाएगा जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच। और इस साइंस स्पेशल बैच में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही पढ़ाने वाला हूँ। ये जो बैच है ना, ये केवल रेलवे के लिए नहीं है, ये आपका जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस पूछा जाता है, ये उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यूजफुल रहेगा। और इसकी जो कीमत रखी गई है ना, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे रखी गई है जो पॉकेट मनी से भी बहुत कम है, केवल 99 रुपये। अब अगर चाउमीन मोमोज खाने जाते होगे ना तब भी 100 रुपये खर्च हो जाते होंगे, उतने में तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को। चलिए अब बात करते हैं कि इस बैच को आप खरीदेगा। और इस बैच के अगर आपको डेमो देखने हैं तो आप डेमो के लिए कहाँ जा सकते हैं? आप डेमो के लिए जा सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल पर। तो YouTube चैनल पे इसके डेमो भी पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए कंटेंट कैसा है, आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और इसी के आधार पर इस बैच को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और इस मोबाइल का इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। जब भी आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो उसमें आप जब सॉल्व खुद से करेंगे तो चीज़ें और जल्दी आएंगी, आप में इंप्रूवमेंट और ज़्यादा होगा। लेकिन मेरे द्वारा आप आंसर देखोगे तो वो तो आपका एक तरीके से क्या होगा कि आपने बस सामने वाले को बस ये चेक किया है कि इसने आंसर कैसा दिया है, लेकिन हमें खुद को चेक करना है, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है? मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण के कारण होता है? तो आपको पता है सन के द्वारा रेज आती हैं, सबको पता है। आज तो आजकल की जो रेज हैं वो तो सहन भी नहीं होती हैं। तो ये यूवी रेज जो होती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, ये अगर डायरेक्ट आ जाएं और हमारी स्किन पर पड़ें, सबसे पहले किस पे पड़ेंगी? स्किन पर ही पड़ेंगी। तो स्किन पर अगर पड़ेंगी ना तो ये स्किन का कैंसर कर देंगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि स्किन कैंसर आपका सूर्य की किरणों में होने वाली यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से होता है। और इसको रोकने का काम कौन करता है? तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के पास में एक लेयर है। वो कौन सी लेयर है? उसका नाम है ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर क्या करती है? उस अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक लेती है। इसलिए बोला भी जाता है कि ओजोन को बचाइए। क्यों बचाइए? क्योंकि यही है जो यूवी रेज को रोकता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? समताप मंडल में मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ो और उसका आंसर देने की कोशिश करो। चलिए मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का एक क्षेत्र है जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है। तो आपको मालूम होगा ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। और इस नॉन कांटेक्ट फोर्स की अगर मैं ये बात करूं कि आपको एक चुंबक दिखती होगी और इस चुंबक का 2 सिरे होते हैं, एक 2 पोल होते हैं, एन और एस। अब ये चुंबक यानी किसी क्षेत्र तक, मान लीजिए मैंने बोला कि ये चुंबक जो है ना
वो इस वाले एरिया पर काम कर रही है, यानी इस एरिया के अंदर काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अगर कोई लोहे का कोई भी अगर मैं पदार्थ रख दूं तो ये चुंबक क्या करेगी, उसे अपनी ओर खींच लेगी। तो इसका मतलब इसका एक क्षेत्र है, इसका एक एरिया है। तो इसका वहां पर रीजन हो जाएगा कि इस एरिया के अंदर ये किसी भी लोहे वाले पदार्थ को या किसी भी चुंबकने यानी चुंबक वाले पदार्थ को, मैग्नेटिक वाले पदार्थ को अपनी ओर खींच लेगी। तो यहां पे हम इसके क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये क्षेत्र है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। जो लोग बी आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। और इसी के बाद में हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्या कहता है थर्ड, पढ़ें उसके बाद में चलते हैं आगे। चलिए पढ़िए। कहता है ये कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाए, यानी हमारे पास में आयंस होते हैं और आयंस का अगर आदान प्रदान हो जाए तो उसे कौन सी रिएक्शन कहा जाएगा, इसके बारे में पूछा गया है। त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग। और इसी के बारे में बात करते हैं कि मैं अगर ये बात बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, तो हम रिएक्शन की बात करते हैं। एक रिएक्शन जिसका नाम ये है 2KBr, ठीक है। इसके अलावा इसकी रिएक्शन जो हो रही है साथ में इसके कौन है, बेरियम आयोडाइड यानी BaI2 है। और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। आयंस का एक्सचेंज कैसे हो जाएगा, रामकृष्ण भाई गुड इवनिंग। तो यहां पे एक्सचेंज कैसे होगा उसकी बात करते हैं, कैसे होगा भाई। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास में है पोटेशियम। पोटेशियम जो है यहां पे के, इसके पास जो आयन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारे पास BaI2 है जिसे बेरियम आयोडाइड कह रहे हैं। यहां पे क्या होगा, ये पोटेशियम ना इस वाले के आई की ओर नजर रखे हुए है, इस वाले आई की ओर नजर रखे हुए है। तो ये पोटेशियम इस आई को अपनी ओर खींच लेगा, यानी यहां पे आयनों को विस्थापित यानी बेरियम को विस्थापित कर देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा 2KI, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में यहां पे क्या होगा, यहां पे बेरियम भी क्या करता है, इस वाले पोटेशियम ब्रोमाइड से Br को खींच लेता है। ले भाई तूने अपना खींचा, मैं तेरे वाला को खींच ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका BaBr। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, यहां पे कहेंगे कि भाई विस्थापन तो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन दोनों ने किया है, आयन दोनों ने आदान प्रदान कर दिए। तो फिर मैं क्या कहूंगा, ये डबल बार विस्थापन हो गया, ये दो टाइम में विस्थापन हुआ है। तो इसे मैं क्या कहूंगा, डुअल यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहूंगा। क्योंकि यहां पे जो काम पोटेशियम कर रहा है ना, वही काम बेरियम ने किया है। पोटेशियम इस वाले आई को खींच ले रहा है, तो बेरियम भी इसके ब्रोमाइड को खींच ले रहा है। तो दोनों ने विस्थापन किया है एक दूसरे के साथियों को, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। रामकृष्ण ने बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और त्रिषा ने भी आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी के साथ में पूनम भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग पूनम। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद इसको कॉपी पेन लेके बैठो और आंसर देने की कोशिश करो, क्या पता आपका भी सही हो जाए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वायु में कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक दे रखा है क्या, ये अपवर्तनांक यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में ये क्या है, √2 है। तो जहां पर भी आपको ये 2 दिख रहा है ये √2 है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं भाई, म्यू कहते हैं। म्यू हमें कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, ठीक है, मान लिया। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, एक थीटा की वैल्यू दे रखी है, या फिर कह देंगे आई की वैल्यू। आपतित हो रही है तो ये आई है, इंसिडेंट रे है। अगर ये क्या हो रहा है, अगर ये आपतित के बाद में क्या होगा, अपवर्तित होती है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे यहां पे रिफ्रैक्टिव रे कहेंगे। तो आई तो हमें दे रखा है कितना, 45 डिग्री दे रखा है। हमें आर की वैल्यू पता करनी है। क्या कोई इन तीनों के बीच में संबंध होता है, आप बताओ, ऐसा कोई संबंध होता है जो इन तीनों के बीच में होता हो। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है, या स्नेल का नियम जो होता है वो होता है आपका म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। होता है कि नहीं होता, नहीं होता है, फिर भी आप देख लो। म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, मेरे को तो √2 दे रखी है।
साइन आई की वैल्यू दे रखी है क्या? साइन की नहीं वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन आई की तो वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे साइन आर की वैल्यू का पता करना है। तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे? सबसे पहले मैं 45 डिग्री की क्या कर दूं? वैल्यू को रख दो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और आर मुझे पता करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, साइन आर इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? दोनों का यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? तो यहां पे साइन आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। क्या कोई वैल्यू है साइन में, यानी कौन सी डिग्री पर वैल्यू जो है वो 1/2 हो सकती है? तो आपको मालूम होना चाहिए वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वो साइन 30 होगा, यानी साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो हमारा आंसर निकल आया क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो किसी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी? नहीं दिया है। सुनील कुमावत बात कर रहे हैं भाई, हाँ जी गुड इवनिंग सर, क्लास क्यों नहीं चालू थी? तो वही मैंने आपको सबको शुरुआत में जैसी क्लास स्टार्ट हुई थी उसमें बता दिया था कि हमारा जो स्टूडियो था वो शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से कुछ दिन क्लासेस नहीं चली हैं। क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, ये बात आपको बताई गई थी। और इसके अलावा अब जो आपकी क्लासेस रहने वाली हैं वो सारी क्लासेस आपकी सारी ही स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कुछ दिन से आपका स्टूडियो शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना यार, हमको भी समझा करो ना। आ रहा, क्या आ रहा है? 22.09 कैसे आ रहा है भाई? मैंने आपको बता तो दिया। देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू मुझे पता करनी है। यानी इंसिडेंट एंगल मुझे दे रखा है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव एंगल मुझे पता करना है। म्यू की फॉर्मूला मेरे पास में होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये होता है स्नेल का नियम। तो यहां पर म्यू का वैल्यू हमें दे रखा था, रख दिया। आई की वैल्यू रख दी 45 डिग्री, साइन अपॉन साइन आर हो जाएगा। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लेके आया साइन आर इक्वल टू 1/√2, और इस वाले √2 को भी मैं इस साइड ले आया। यहां पे जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, √2 का √2 से, तो 1/2 आएगा। और 1/2 वैल्यू साइन में साइन 30 की होती है, और साइन 30 की वैल्यू अगर ये है तो आर की वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। चलिए आगे बढ़े, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको पता है ईस्ट होता है एक, ठीक है, खमीर जिसे कहते हैं, जैसे खमीर उठता है। आपने कभी अगर ये किया हो, जब ढोकला बनाते हैं तो वो क्या करते हैं भाई? खमीर उठाना है। तो ये क्या है कि ईस्ट में किण्वन के दौरान पाइरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? तो पाइरुवेट जो होता है वो किस में परिवर्तित होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको मैं अगर मैं अगले पेज पे बताऊं अच्छे से, चाहे इसी पे बता देते चलो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे ग्लूकोज जो होता है, जैसे आपको पता है ग्लूकोज सबसे पहले अगर कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, तो किस में कन्वर्ट होता है भाई? पाइरुवेट में होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, प्लस यहां पे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ये तो सबको पता है। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि यहां पे ऑक्सीजन का भी रोल होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन का भी रोल होता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि इस पाइरुवेट को मैं 3 टाइप से बांट सकता हूं। कैसे? कि मैंने क्या कर दिया? 3। अगर ऑक्सीजन हो ही ना, ऑक्सीजन की क्या हो? एब्सेंस हो। यहां पे मैंने बोला ऑक्सीजन एब्सेंस हो, यहां पे मैंने बोला लैक है, यानी कमी है तो है लेकिन कमी है। और यहां पे क्या होगा? ये प्रेजेंट होगी। तो प्रेजेंट है क्या? ऑक्सीजन। तो मैंने 3 चीजें बता दी, आपकी 3 चीजें हो रही हैं। ईस्ट वाला जो प्रोसेस है ना, वो ये वाला होता है जहां पे ऑक्सीजन क्या हो? एब्सेंस हो। तो ईस्ट को उसको कहेंगे खमीर। तो खमीर में जो पाइरुवेट है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है? तो यही बात यहां पे समझाई जा रही है कि जो पाइरुवेट है ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एथेनॉल के साथ साथ यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस हमें क्या मिलती है भाई? एनर्जी, जब यहां पे ऑक्सीजन क्या हो? एब्सेंट हो, यानी अनुपस्थित हो।
ठीक है। अगर मान लीजिए अनुपस्थिति की जगह पे क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कमी अगर हो जाए तो आपने अगर एक्सरसाइज की होगी, कभी दौड़ लगाई होगी, तो आपकी बॉडी में यानी मांसपेशियों में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है। तो यहां पे किस वजह से, क्योंकि यहां पे पेशी कोशिकाएं जो होती हैं इनमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है, यानी पायरुवेट में लैक्टिक एसिड यहां पे जमा हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये क्या होता है, ये पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी यानी जल और प्लस एनर्जी यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीन चीजें आप याद रख लेना। यहां पर अगर आपसे पूछा क्या गया है खमीर के बारे में, तो खमीर के बारे में आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे समझ। ऑप्शन नंबर ए होगा। त्रिशा शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर पहले ही दे दिया, 5 का ए। दीपक ने ए बताया है कि भाई आ बताया है दीपक, चलो पूनम ने आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। 6 क्या कहता है भाई, पौधों द्वारा क्या होता है उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। तो आपको पता है पौधे के द्वारा बहुत चीजें जो उत्सर्जित किया जाता है, जो एक्सक्रेशन किया जाता है, वो हमारे लिए उपयोगी होता है। उन्हीं में से क्या पूछा गया है, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः शोषण किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि पौधे राल भी छोड़ते हैं, यानी रेजिन भी देते हैं, गोंद भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इन चारों में से मनुष्य के लिए हानिकारक कौन सा हो सकता है? अगर वो अंतः शोषण किया जाए तो पता होना चाहिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जी उत्पाद होता है, सभी को पता है। अगर मान लीजिए बड़ी मात्रा में इसको छोड़ दे अगर पौधे, तो यहां पे क्या होगा, ये हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, सी आंसर है। विवेक कुमार ने आंसर दे दिया है। हाँ जी दीपक भाई, बोल पढ़ लिया था मैंने अच्छे से। सी आंसर है, सभी बिल्कुल सही। त्रिशा ने, विवेक ने, दीपक ने, सभी ने सही आंसर बताया। पूनम ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक उत्सर्जी उत्पाद होता है जो यहाँ पर रेस्पायरेशन प्रोसेस में छोड़ा जाता है। याद रखना, अगर पौधे क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है, उस टाइम पे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपने पास रखता है और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। ठीक। लेकिन रात वाली प्रोसेस जहां पे सन की प्रकाश नहीं आता है, सन की रेस नहीं पहुंचती हैं, तब क्या होता है, तब यहां पर पौधे रेस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी एक उत्सर्जी उत्पाद बन जाता है। और रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, यह भी बोला जाता है इसी रीजन से, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बड़ी मात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भाई ये आंसर आपको बताना है कि यहां पे दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु दे रखी है, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण दे रखा है। ठीक है। अब बोला क्या क्या है, अब बोला गया है यहां पे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, अवतल दर्पण के सामने रखा गया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और फोकस दूरी दे रखी है दर्पण की 8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। और ये कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, बताओ कैसा होगा। आपसे अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर क्या है सर, आप रेड कलर, अच्छा ठीक है भाई त्रिशा, पढ़ लो। ठीक है, रेड कलर अच्छा लगता है भाई, खून का भी कलर रेड ही होता है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण कैसा होता है, मैंने बना दिया ऐसा। दर्पण कब बनेगा, जब मैं पॉलिश करूंगा। तो मैं किस साइड पॉलिश करूं, तो मैं पॉलिश कर देता हूं बाहर वाली साइड में, और जैसे ही मैं बाहर वाली साइड में ना पॉलिश करता हूं ना, तो ये क्या बन जाता है, तभी ये बनेगा क्या, अवतल दर्पण। ठीक है। इसने बोला एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, फोकस दूरी कितनी है इसकी, भाई इसकी है फोकस दूरी कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे केवल 8 लिख देता हूं, समझ लेना फोकस दूरी है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु जो रखी है ना, वो कितनी दूरी पर रखी है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अवतल दर्पण की दूरी है, ये यहां पर जो वस्तु है उसकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब जो ऊंचाई है ना, ये जो ऊंचाई दे रखी ये 2 है। ठीक है,
अब यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है क्या, फोकस दे रखा है। फोकल लेंथ कितनी, माइनस का 8 सेंटीमीटर। बोलोगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस लगाया। अगर फोकल लेंथ राइट साइड में होती तो मैं प्लस लगाता। अब फोकल लेंथ के बाद में यहाँ पे ये क्या है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है भाई, मैंने तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, तो मुझे पता चला लेफ्ट पे है तो मैंने लगा दिया माइनस। इसके बाद मुझे b का पता करना है, तो b क्या होगा, जो कि प्रतिबिंब बनेगा। यहां पे प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करें, b को पता करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, हमें ऊंचाई पूछी गई है तो सबसे पहले मैं b का पता कर लूं तब ऊंचाई की बात करते हैं। तो b का पता करते हैं, तो फॉर्मूला होता है मिरर का 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/b। ठीक है, f की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 1/-8। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/-6। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/b। ये मुझे पता करना है। चलो b की वैल्यू बताओ क्या होगा। नेटवर्क इश्यू किस बात का, भाई मेरे में बहुत अच्छा चल रहा है, किस बात की कह रहे हो नेटवर्क इश्यू, कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है। ठीक है, 7 का डी आंसर आ दिया, आ भी गया। चलिए देखते हैं, तो यहां पे अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आप क्या देखोगे, जो यहां पर b की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 1/b। यहां पे मैं माइनस के 6 को जब उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। और इसमें मैं इस डायरेक्ट ही एलसीएम ले लेता हूं, और एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब 24 आ गया, 8 से इसको करेंगे तो 8 से ही हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 से काटे तो यहां जाएगा 4, तो कितना आया भाई, ये हो जाएगा 1/24। और 1/24 है तो इसका मतलब ये b की वैल्यू निकल जाएगी कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे मुझे b की वैल्यू पता चल गई है। अब जैसे ही मुझे b की वैल्यू पता चली तो फिर मैं क्या करता हूं, मुझे आगे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे मैं यहां पे सॉल्व करता हूं कैसे, कि यहां पे मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का b/u। ठीक है, माइनस का b/u। तो यहां पे लगाया मैंने माइनस, b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 24, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की माइनस का 6 दे रखी है। कितना आएगा आप बताओ, ये आएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4, और ये क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आया क्या, मैग्निफिकेशन। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन यहां पे 4 सेंटीमीटर आ गया, अब मुझे क्या पता करना है, हाइट पता करनी है। ये क्या बता रहा है, प्लस का मैग्निफिकेशन होने का मतलब है कि ये आप कैसी होगी, सीधी होगी, और सीधी इमेज हमेशा आभासी होती है। तो सीधी कहां पर है, ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, यानी बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं भाई गलत है। ठीक है जी, डी अगर आप आंसर दे रहे हो तो यहां पे आप गलत दे रहे हो। तो आपको अब यहां पे क्या पता करना है, क्योंकि सीधा मैग्निफिकेशन आया प्लस में, और मैग्निफिकेशन प्लस होने का मतलब इमेज तो सीधी बन चुकी है। अब बात करते हैं हाइट क्या होगी। तो हाइट के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहां पे मैग्निफिकेशन के बारे में पता चल गया, कितना है मैग्निफिकेशन, ये तो 4 है भाई। हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है पता करना है, हाइट ऑफ इमेज पता करना है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसने तो पहले ही बता दिया था कि 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो ये तो 2 हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, तो ये तो 8 आई है। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर की इमेज बनने वाली है। तो आप बताओ अब आंसर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर 2 से कम होते हैं कि 2 से ज्यादा होते हैं। तो आप बताओ 2 से कम है या ज्यादा है। तो आप कहोगे कि 8 तो भाई 2 से ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी ही होगा नहीं, सी ही होगा। आप एक चीज याद रखना, अगर दिमाग में पहले ही चीजों को देखा होगा कि मैंने बताया था कि ये फोकस है, और फोकस कितना है 8 सेंटीमीटर का,
और यहां पे वस्तु जो रखी है वो तो 6 पे रखी है। अगर वस्तु फोकस से आगे रखी है, फोकस और पोल के बीच में रखी है, तो इमेज कभी भी उल्टी नहीं बनेगी। ये पहले ही समझ लेना चाहिए था। यहां पे फोकस है और फोकस कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु कहां रखी है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब ये फोकस और पोल के बीच में है। और जब फोकस और पोल के बीच में कभी भी इमेज रखी जाती है तो अवतल दर्पण की कंडीशन 6 कहती है कि इमेज हमेशा सीधी होगी, इमेज हमेशा आभासी होगी। और इसी कंडीशन 6 का यूज करते हैं डेंटिस्ट, जो और आप जानते होंगे त्रिषा शर्मा, डेंटिस्ट जो हैं, डेंटिस्ट इसी कंडीशन 6 का यूज करते हैं अवतल दर्पण में, जहां पर इमेज हमेशा सीधी बनती है, बड़ी बनती है जब दांत को देखते हैं। पता करना चाहिए, नहीं होगा रीचेक कर लो, ठीक है। 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज्यादा ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं दोबारा से कि यहां पे मुझे फोकस दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखी है, तो मैं इमेज की दूरी बताऊंगा। तो उससे मैंने इमेज की दूरी निकाली 24 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 सेंटीमीटर प्लस में है, इसका मतलब आभासी है यानी राइट साइड है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन निकाला तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस का b/u। इसके अलावा 24/6 का मतलब है 4 आया, और ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये सीधी बनेगी। और m का वहां पे मुझे हाइट निकालना था, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, और फॉर्मूले का यूज करने पर ये दूरी यहां पे कितनी निकली, 8 सेंटीमीटर। तो इमेज 8 सेंटीमीटर ऊंची बनी है, इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे गायब हो जाते हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं कि उन्हें सॉल्व करना ही नहीं है, लेकिन वास्तव में सॉल्व करोगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं, ये बात याद रखना। हमें कोई ऐसे थोड़ी आ गए क्वेश्चन आंसर करे हैं तभी तो आ रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है, हमारे पास में एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है भाई दे रखी है, क्या दे रखा है, हमें तो कार्बन मोनोक्साइड दे रखा है, इसे कहते हैं CO, कार्बन मोनोक्साइड। ये वही कार्बन मोनोक्साइड है जब कोयले को जलाते हैं या किसी अंगीठी में कोयले को जलाते हैं तब जो निकलता है, जो गैस निकलती है, उसे कार्बन मोनोक्साइड कहते हैं। तो ये कार्बन मोनोक्साइड है, प्लस इसकी जो अभिक्रिया की जा रही है ना, हाइड्रोजन से की जा रही है। अब इस कार्बन मोनोक्साइड की हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया होती है तो ये इनमें से क्या बनाएगा, ये बता दो, इनमें से ये क्या बनाएगा। अब आप यहां पे देखोगे, सभी चीजों को देखो, COOH है, चलो ऑक्सीजन तो हमारे पास में एक ही है भाई, ऑक्सीजन तो एक है, डबल O कैसे बन जाएगा। CHO की बात कर रहे हैं तो CHO में अगर मैं यहां बात करूं CHO + H2, तो हाइड्रोजन यहां पे 3 हो गए, तो यहां तो हाइड्रोजन 4 हैं। इस वाले में बात करें तो CHO बन रहा है 2H2, यहां पे हाइड्रोजन 5 हैं, तो ये तो 4 ही हैं। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बनेगा यहां पे, P क्या होगा, CH3OH। ये क्या है, CH3OH। और इसे क्या कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसी को कहते हैं मैथेनॉल। इसे क्या कहते हैं, मैथेनॉल। और ये जो बना है ना, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आ गया समझ। सर गूगल पे डी बता रहा है, गूगल पे डी बता रहा है ना, उसको ध्यान से पढ़ना। मुझे पता है AI का यूज हुआ होगा गूगल पे, और उसको ध्यान से पढ़ना, आंसर सबसे समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या दे रखा है। जो मैंने निकाला ना वही पढ़ के देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 से पहले मैं आपको फिर अपना ऐड लेके आया हूं, और ऐड क्या कहता है कि मेरे द्वारा साइंस स्पेशल बैच पढ़ाया जा रहा है, और इस साइंस स्पेशल बैच में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने वाले हैं। और ये साइंस स्पेशल बैच आपको मिलने कहाँ वाला है, तो यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। तो आपको डाउनलोड क्या करना पड़ेगा, यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद आपको ये बैच दिख जाएगा, और ये बैच आपको मात्र 99 रुपये मिलने वाला है। जी हाँ, 99 रुपये में। तो 99 रुपये में आपको पूरा साइंस अगर कोई पढ़ा रहा है ना, वो मैं हूँ, इसलिए जल्दी से आप इसको खरीद सकते हैं। हाँ, इसकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं दोबारा से, क्योंकि स्टूडियो मैंने वही बताया, स्टूडियो हमने शिफ्ट किया है, तो क्लासेस फिर से आपकी कंटिन्यू की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है भाई 9 कहता है कि कोई वस्तु है, फिर आ गया ऐसे ही क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या कहता है भाई इसको। किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
तो चलिए देखते हैं एक अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण तो ऐसा होता है। ऐसा कैसा होता है? जिसके एक भाग पे पॉलिश की जाती है और भाग वाला कौन सा होता है? आउटर वाला पार्ट, ठीक है। और ये होती है आपकी क्या? मेन यानी कहेंगे एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो यहां पे बोला गया है वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ना, ये आपका फोकस है और फोकल लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। चलिए और क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर की दूरी पे इसने वस्तु को रख दिया है। तो वस्तु कहां रखी है? 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। तो यहां तक की जो दूरी है ना, ये कितनी है? ये 24 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है? बोला गया है आवर्धन बताओ, मैग्निफिकेशन बता दो। तो आपको पता है मेरे पास में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो तो m बराबर b अपॉन यू होता है। ये होता कैसे? माइनस में होता है। अब आपसे मैं कहूं मेरे को क्या पता है? वस्तु रखी है, इमेज कहां बन रही है नहीं पता है, इमेज की दूरी पता करनी पड़ेगी। तो इमेज की दूरी क्या होती है? b होती है। तो u तो पता है लेकिन b नहीं पता है। तो क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कैसे? मुझे फोकल लेंथ दे रखी है, f दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। प्लस में लूं या माइनस में? भाई लेफ्ट साइड है तो माइनस लेंगे, राइट साइड होता तो प्लस लेते। u क्या दे रखा है? u मुझे कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। प्लस लूं या माइनस लूं? क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, ये भी क्या होगी? लेफ्ट साइड है तो ये भी माइनस होगा। b पता करना है तभी मैं मैग्निफिकेशन निकाल पाऊंगा। तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है कौन सा? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। u की वैल्यू आपको दी रखी है, u की वैल्यू है, f की वैल्यू है। आप सॉल्व करो, क्या होगा? एक बार कॉपी पेन से अपन खुद का भी सॉल्व करके देखना। माइनस का 1/6, u की वैल्यू माइनस का 124, 1/24 प्लस 1/b। यहां से 1/b क्या हो जाएगा? 1/b, यहां पे 1/24 को मैं एक साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6 प्लस का 1/24। और जैसे ही मैं यहां पे क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो 24 ही आने वाला है। और अगर ये 24 आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 6 से जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो माइनस का 3/24 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 3/24। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको भी सॉल्व करो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से इसको काट देंगे तो 8 आएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आएगी। कितनी? 8 सेंटीमीटर। प्लस आएगी या माइनस? तो भाई माइनस ही चल रहा है तो ये भी माइनस आएगी। आगे आपका आंसर नहीं आया होगा क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन में इस साइड निकाल देता हूं। m का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन यू होता है। तो माइनस मुझे दे रखा है, b की वैल्यू मैंने निकाली कितनी? माइनस का 8 है। u की वैल्यू कितनी निकाली? ये तो मैंने 24 निकाली। यही तो है, ये तो दे रखी है। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये कैंसिल होगा। कितना आएगा? माइनस का 1/3। बताओ कहां दे रखा है 1/3? माइनस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो किन लोगों का डी आया है? b बराबर माइनस का 8। कहां से ला रहे हो? कौन सा गूगल है भैया ये? सुनील भैया, दीपक भैया, विवेक भैया सब क्लास से कहां गए? पता नहीं गया। सुनील भैया हैं, सुनील कुमावत ने आंसर भी दे दिया। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा भाई, सी होगा। ठीक है, क्या? सॉरी, डी होगा। माइनस का 1/3 होगा। बिल्कुल आ गया त्रिशा शर्मा। b बराबर 8 है लेकिन आंसर आएगा b बराबर माइनस का 8 आया। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताना है क्योंकि मुझे आवर्धन बताना है। तो आवर्धन क्या होता है? माइनस का b अपॉन यू। वैल्यू रखा, आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बताओ 10 कैसे सॉल्व होगा? करो सॉल्व। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? आपने v की वैल्यू पूछी थी। हाँ ठीक है, v की वैल्यू माइनस के 8 हो गई। इसके बाद में मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होता है आपका माइनस का b अपॉन यू। इसको सॉल्व करते हैं भाई। मुझे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 42 ओम। ये क्या होता है? ये तो रजिस्टेंस होता है। तो भाई ये है हमारा रजिस्टेंस। कितना? 42। ये क्या होता है? ओम। ये क्या है? मात्रक। 12 वोल्ट की बैटरी है तो b क्या है? यहाँ पर 12 वोल्ट है। मुझे पता क्या करना है? इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है? पावर का पता करना है, कितनी पावर है। तो भाई फॉर्मूला ऐसा है क्या जो b अपॉन आर के फॉर्मूले में हो, यानी यहां पे b और r के उसमें हो? वेलकम भैया रवि, न्यू स्टूडेंट सर जी। रवि 2006, राम राम भाई। आप न्यू तो नहीं हो, आप कई क्लास में आ चुके हो मुझे पता है।
लेकिन आप पहली बार अगर मेरी क्लास में आए तो भाई आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं, आप आ जाइए। यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ये साइंस स्पेशल क्लास है जिसमें आपको ग्रुप डी के पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। और आज आपका 5 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट का चल रहा है, क्योंकि 2022 में शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, उन सभी एग्जाम को यहाँ पे हम कंटिन्यू कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर लगाऊं पावर का, किसके रूप में दिखाना है मुझे, आर और बी के में चाहिए। तो आर और बी में मेरा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्या बी की वैल्यू है, हाँ जी है। कितनी है, 12 है। कितनी दे रखी है आर की वैल्यू, वो तो 42 दे रखी है। 42 ओम तो नहीं है यार, ये 42 गलत है, 42 नहीं है, यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन में क्या है, 4 ओम है। तो यहाँ पे आप इसको सही कर लेना। ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा है ये 4 ओम दे रखा है, मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, ये कितना है, ये 4 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 12 क्या हो जाएगा, फॉर यहाँ पे हो जाएगा 144, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटोगे कितना आएगा, 4 से काटोगे तो 4 3 जा 12, 2 अप हो जाए 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24। और ये क्या आ गया, पावर का फॉर्मूला वो क्या होता है, मात्रक वॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, सुनील कुमावत ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्योंकि यहाँ पे गलती से 42 दे दिया था, ये 4 ओम है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भाई बोल रखा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो होती है ये किस पर निर्भर करती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ये क्या है, ये कोई वायर है, ठीक है, और हर वायर की अपनी रजिस्टिविटी होती है, और रजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हर वायर का अपना रजिस्टेंस भी होता है। ये क्या रखा है, वायर की लंबाई दे रखी है एल, और यहां पे मैंने कहा कि इसकी थिकनेस होगी, तो वो क्या है, एरिया है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है। तो याद रखना ये प्रतिरोधकता हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, ये प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करती है, और पदार्थ की यहां पर टेम्परेचर पर, पदार्थ जो है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रजिस्टिविटी भी यहां पे अलग अलग होगी। तो कहां पर किस पे डिपेंड करेगी, ये तापमान पर डिपेंड करती है। बाकी रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैंने वायर को मोटा कर दिया तो क्या होगा, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, तो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं वायर को लंबा कर दूंगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस के लिए है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या आप टूथपेस्ट करते हैं, कौन सा करते हैं, सभी आप बता रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ पे हम लोग जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट जो करते हैं, वो प्रकृति में होते कैसे हैं, कर तो लेते हैं लेकिन कैसे होते हैं भाई, एसिडिक होता है क्या, क्या वो अल्कली होता है, या फिर वो हो सकता है न्यूट्रल होता हो, या फिर वो हानिकारक होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, रामकृष्ण भाई आ चुके हैं बैक। रवि ब्रो तुक्का ठीक है आपका, अच्छा तुक्का लगा दिया हो तो इसका बता दो भाई। आप पहले तो अपना टूथपेस्ट बताओ कौन सा करते हो, क्लोजअप, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, और इसके बाद बताओ कि वो होगा कैसा, क्षारी होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, या हानिकारक होगा। देखो हानिकारक तो सभी होते हैं, ये तो इसको तो साइड लाइन कर देना, ठीक है। बाकी इन तीनों में से आंसर दे दो। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि जो टूथपेस्ट होता है, आपने जो भी कुछ खाया, ठीक है, पतंजलि दंत कांति, तो यहां पे याद रखना जो टूथपेस्ट हम करते हैं, आपके मुंह में कुछ एसिडिक चीजें होती हैं, ठीक है, और वो एसिडिक चीजें जो होती हैं वो दांतों की सड़न का कारण बनती हैं, उन्हीं की वजह से क्या हो जाती है, कैविटी हो जाती है। अब यहां पे उस एसिडिक चीजों को खत्म करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए मुझे बेस की जरूरत होती है, अल्कली चीजों की जरूरत होती है। तो यहां पे याद रखना वो आंसर क्या हो जाएगा, वो अल्कलाइन होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि मुंह के अंदर हमारे पास में एसिड वाली चीजें होती हैं। जो भी हम कुछ खा रहे होते हैं तो वो कुछ अम्ल हमारे मुंह के अंदर होते हैं, तो उस अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए मुझे बेस की जरूरत होती है, क्योंकि बेस आएगा और एसिड होगा तो दोनों की रिएक्शन उसे न्यूट्रल बना देगी।
इसलिए जो टूथ पेस्ट जो होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अल्कली होते हैं, जो दांतों की सड़न से हमें बचा लेते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है वो दांतों में सड़न पैदा कर सकता है, दांतों में कैविटी ला सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा उस अम्ल को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोलगेट विजिबल व्हाइट अल्कलाइन, तब भी दांत पीले हो रखे हैं। चलो विजिबल व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? इनमें से हमें बताना है कि कौन है ऐसा जिसके पास में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले आपसे बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई। ये तो लगता ही नहीं है कि इसमें कार्बन जो होंगे वो 3 होंगे, यहाँ तो साला एक ही है। ठीक है, बी की बात करते हैं। नो आइडिया। यहां पे बी की बात करते हैं। बी क्या दे रखा है, बी तो एथेनॉल दे रखा है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एथेनॉल तो होता है आपका C2H5 और OH। तो कार्बन कितने हैं, यहां तो 2 ही कार्बन दे रखा है। अब मैं इसकी बात करूं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड सबने पढ़ा है, पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है यहां पे का पायरुविक का होगा CH3, यानी सबसे पहले CH3, फिर होगा आपका CO और उसके बाद होगा COOH। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है। और अगर आप यहां पे देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यही मुझसे पूछा गया था, पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन परमाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बताओ आंसर किसका सी आया है, केवल रामकृष्ण और तिशा का आंसर आया, बाकी सुनील कुमावत ने आंसर दे दिया बी, जो कि गलत है। अब दिमाग में आ रहा होगा सही ग्लूकोज ही बचा है, इसे भी बता दो। तो भाई इसमें कार्बन जो होते हैं ना वो 6 होते हैं, C6H12O6। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हमसे 3 का पूछा था तो आंसर दे दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कहता है ये 14 कहता है कि हमारे पास में क्या होते हैं, यानी आपने देखा होगा कि सेल जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक कहता है प्रोकैरियोटिक, तो उसी के बारे में पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, दिए गए विकल्प से गलत बताना है। गलत तो हम तुरंत बता देते हैं, हम इंसानों को गलत बता देते हैं, ये तो ऑप्शन है। तो यहाँ पे गलत विकल्प की बात करनी है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं ये किस में होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। तो ये क्या किस में पाई जाएंगी, प्रोकैरियोटिक, ये किस में पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। हमारे अंदर भी तो मिलती हैं, हमारे अंदर कौन सी मिलती हैं, तो एक और टाइप होता है जिसे कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हमारे अंदर जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल जो होती है ना वो वेल डेवलप्ड होती हैं, अच्छे से डेवलप होती हैं, तभी तो हम लोग इस तरीके के दिखाई देते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होती, अच्छे से विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, अगर ये विकसित नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी, मैं कहूंगा केंद्रक होगा। अगर वो केंद्रक है, जैसे ये क्या है, एक सेल है, इसके अंदर केंद्रक है, तो केंद्रक में क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए इसके पास में ना मेम्ब्रेन नहीं होती, झिल्ली नहीं होती। तो अगर झिल्ली नहीं है तो यहां पे हम क्या कहेंगे, हमारे पास तो मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन होती है, सेल के पास में भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास में क्या होगा, झिल्ली नहीं होगी। लेकिन ये तो कह रहा है कि प्रेजेंस होती है, ऑप्शन ये कहता है प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है, यानी मेम्ब्रेन में ऑर्गेनल जो होते हैं ना, यहां पे वो प्रेजेंस नहीं होती, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नो तुक्का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो इसने बताया, पूनम, रामकृष्ण, रवि, त्रिषा, सबने आंसर दे दिया है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कहता है 15 भाई, यहां पे दे रखा है फ्यूज के बारे में। तो जो भी क्वेश्चंस को देखते हैं उनके फ्यूज उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इनमें से 2 चीजों के बने होते हैं। तो अब पहला पढ़ते हैं कि फ्यूज तार से संबंधित हमारे पास में 2 कथन है। इन 2 कथन को देखोगे, दोनों कथन के अकॉर्डिंग मुझे बताना है, क्या हो सकता है एक ही सही हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों ही गलत हो। तो मुझे बताओ कौन सा होगा। तो सबसे पहले कहता है कि ये जो है ना उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। आपने देखा होगा जो घर होता है ना, सबके जो घर हैं भाई, सबके पास में घर होंगे,
तो घर जो होता है उसमें जो वायरिंग सेट की जाती है ना, वो समांतर क्रम में की जाती हैं। किस में की जाती हैं? समांतर क्रम में। लेकिन फ्यूज वायर जो होता है, मान लीजिए ये है फ्यूज, तो फ्यूज वायर जो होगा ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिससे क्या हो, अगर मान लीजिए बहुत तेज लाइट आ जाए, तो बहुत तेज लाइट आने पर क्या होगा, बहुत तेज लाइट आने पर इसके जो वायर है, फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वो क्या हो जाएगा, उस ऊष्मा के कारण पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो आगे लाइट को भेजेगा नहीं, और जब आगे लाइट को नहीं भेजेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो उपकरण हैं वो बच जाएंगे। इसलिए कहा जाता है फ्यूज लगाना जरूरी होता है, जिससे हमारे उपकरण को बचाया जा सके। तो आपका क्या है, ए वाला पॉइंट सही हो जाएगा। तो क्या भाई सर पीडीएफ मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई। जैसे ही क्लास आपकी एंड होगी उसके बाद हम आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं, बोल रहा है निम्न गलनांक वाला होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर इसका लो होगा तो थोड़ी सी गर्माहट इसके अंदर पहुंचेगी, ये पिघल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लाइट का तेज होना इसको पिघलाएगा, इसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। तो भाई जरूरी है, मेल्ट होना चाहिए। अगर ये मेल्ट नहीं होगा ना तो ये सारे आपके जो हैं ना, जितने भी उपकरण हैं बोल जाएंगे, फिर कहेंगे यार हम इससे तो अच्छा फ्यूज लगा लेते। तो यहां पे क्या होगा, दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बताओ बी कितने लोगों ने दिया है? रामकृष्ण ने दिया है, त्रिशा ने दे दिया है, और इसके अलावा इटावा की जो गर्ल हैं पूजा, उन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, वो भी गलत दे रखा है। और रवि कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा, या ए और बी? ठीक है, हाँ जी, बी ऑप्शन नंबर होगा, बिल्कुल सही है, मैं भी दिखा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्या कहता है भाई, एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन में एक तरफ हमें दे रखा है SO3, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 3 है, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। ये H2 क्या है, ये जल है। अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ में अगर मैं यहां पे जल की क्रिया करा रहा हूं, तो जल की क्रिया कराने पर यह क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। और अगर हाइड्रोलिसिस होगा, कितने पैसे पे करना होगा? क्या भाई, कौन से पैसे? यहां तो मैं कोई पैसा ना ले रहा, फ्री में पढ़ाया जा रहा हूं, फिर भी फायदा पैसे की बात कर रहे हो यार। SO3 और H2O की बात की जा रही है। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है जब जल के साथ में क्रिया करता है तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और यहां पे क्या बना देगा, ये बनाएगा H2SO4। क्या बना देगा? H2SO4, और इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ में आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहां पे आंसर किसी ने दिया है, नहीं बोला है, यहां पे भैया और दीदी चल रहा है पीडीएफ का। सर जी पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी, फ्री में पीडीएफ है, कोई पैसा नहीं लिया जाता भाई। हम पैसा कहां लेंगे इन पीडीएफ का, ये तो हम आपके लिए फ्री में क्लासेस चला रहे हैं। चलो यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ में आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। और ये जो आप जो पूछ रहे हो पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ कहां मिलेगा, तो उसके बारे में बता दूं कि हम लोगों के ने यहां पे आपको यादबिन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखी है, पहली बार अगर आप जुड़े हो, तो अदर क्लासेस आप देखना चाहते हो तो ग्रुप डी की साइंस की PYQs वाली सेशन में आप चले जाना। वहां पे आपको सारी क्लासेस आपको रेगुलर जो वाली जो चल रही हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इससे पहले की, आगे की तो होगी नहीं, आगे अभी कल चलेगी, तो यहां पे ये चल जाएगी। इसके अलावा दिमाग में चल रहा होगा भाई पीडीएफ कहां मिलेगा, तो पीडीएफ का मैं बता दूं तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे यादबेन स्मार्ट क्लासेस। यादबेन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो उसे ज्वाइन भी कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आपको ये दिख रहा है ना, लिंक प्रोवाइड की जाएगी हमारी जो भी क्लासेस चलती हैं वो, और उसके साथ में यहां पर आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और आपको एक और खबर दे दूं तो आपको पता है कि मेरे द्वारा साइंस स्पेशल बैच लॉन्च किया गया था, और इस साइंस स्पेशल बैच में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ाने वाला हूं, और वहां पे मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया भी है। और ये बैच की जो कीमत है ना, ये मात्र 99 रुपये है। 99 रुपये में मैं आपको पूरा साइंस पढ़ाने वाला हूं। और ये आपको कहाँ पढ़ाने वाला हूं, तो भाई ये हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है यादबिन स्मार्ट क्लासेस। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो मेरे साथ में, जब अगर इस बैच को खरीद लेते हो। ये है पैसे की बात। ठीक है, केवल 99 रुपये। अगर मोमोज बर्गर खाने जाओगे ना, तब भी वो कहेगा 99 रुपये यार, 100 रुपये से ऊपर पहुंचेगा।
हम केवल आपको 99 रुपये, वो 5 मिनट में आपको खत्म कर देगा। ये हमारा 1 साल से ऊपर चलने वाला है, ठीक है। तो आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे आपको लिखा है, पढ़ लेना, समझ लेना। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, ठीक है। जैसे ही क्लास अपन हमारी एंड हो गई, अब तो हो ही गई है, इसके बाद आपको मिल जाएगी तुरंत, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये जरूर ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पास कर सकते हैं। और अगर आप डाउट के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी स्पेशल चाहते हैं कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, तो उस टॉपिक को भी आपके लिए पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सकें। तो आप ये भी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको शाम को 6 बजे। कल शायद दशहरा है, अगर हो सका तो दशहरा को क्लास ना हो। मैं अगर पहले ही बता देता हूँ, दिमाग में आए कि सर दशहरा ये क्या आप करोगे, क्लास नहीं होगी, कल हुई नहीं होगी तो होगी, नहीं हो अगर कल छुट्टी हो जाती है तो शायद हो सकता है कल क्लास ना हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद में परसों क्लासेस की आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।